Welcome, dear students. Today we will move toward another topic, a very important topic which we will understand in today's lecture is entropy. The topic will cover how entropy changes for reversible and irreversible processes, and we will also try to learn what basically entropy is. So first of all, entropy का introduction देख लेते हैं. Entropy is a measure of disorder of a system, या फिर हम इसे दूसरे वे में वो डिफाइन करते हैं कि एनर्जी अनअवेलेबल टू डू वर्क. पहले हम फर्स्ट पे फोकस रखते हैं कि डिसऑर्डर की मेजरमेंट, जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा किसी भी सिस्टम का, एंट्रोपी उसकी उतनी ही ज़्यादा है. इसको बेहतर समझने के लिए हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का कंपैरिजन करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का. अब आपको पता है कि सॉलिड में क्या होता है कि जितने भी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर क्लोजली अरेंज, उनमें रेगुलर पैटर्न होता है. तो अब एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डर है. तो इस स्टेट में डिसऑर्डर कम से कम आपको नजर आ रहा है, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी विल बी मिनिमम, लेस एंट्रोपी होगी. लिक्विड के केस में थोड़ा सा रैंडमनेस एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए इसकी एंट्रोपी ग्रेटर देन सॉलिड होगी, क्योंकि डिसऑर्डर इसमें ग्रेटर देन सॉलिड है. थर्ड, गैस के केस में आप देख रहे हैं पार्टिकल और ज्यादा फार अपार्ट मूव कर गए हैं, इसलिए इसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी. जैसा कि यहाँ पर हैरो हेड में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग एंट्रोपी हो रही है, इंक्रीजिंग डिसऑर्डर है. तो एंट्रोपी बेसिकली क्या है? हमारे पास डिसऑर्डर की मेजरमेंट है. डेल्टा एस यानी चेंज इन द एंट्रोपी, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है एस सिंबल से, ग्रेटर देन जीरो एंड टोटल एस ग्रेटर देन जीरो. जबकि अगर हम इसकी रिवर्स साइड पे जाएं तो क्या होगा? जैसे ही गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है लेस देन जीरो, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो ये लेस देन जीरो हो जाता है. नेक्स्ट अगर हम फर्दर मूव करें तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था रुडोल्फ क्लासियस ने इन ईयर 1850. अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ये क्या है कि एक तो थर्मोडायनामिक फंक्शन है, दूसरा ये स्टेट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन आपको पता है ऐसे फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं. एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो एस नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो जूल पर केल्विन पर मोल है. सीजीएस यूनिट की बात करें तो कैलोरीज पर केल्विन पर मोल है. और एंट्रोपी क्या है? ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है? ये साइज पे डिपेंड करती है और एक्सटेंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट अगर हम देखें एंट्रोपी को फर्दर किस तरह से डिफाइन किया जाता है, डिसऑर्डर को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद आता है एंट्रोपी एंड अनअवेलेबल एनर्जी. अब जैसे कि कॉर्नट साइकिल में आपने पढ़ा था कि जितनी हीट सप्लाई की जाती है सब की सब वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, तो वो हीट की अमाउंट जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही वो अनअवेलेबल है. दैट अनअवेलेबल एनर्जी इज बेसिकली एंट्रोपी. कि जितनी हीट जो बच गई है, जो किसी एफिशिएंसी में नहीं यूटिलाइज हो रही, वर्क में यूटिलाइज नहीं हो रही, दैट इज बेसिकली एंट्रोपी. ये आपकी बुक में बहुत अच्छा डिटेल में लिखा हुआ है, वहां से आप रीड करेंगे आपको बेहतर और समझ आ जाएगा. उसके बाद थर्ड वे में हम एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं कि ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का मेजरमेंट है. कहा जाता है कि एंट्रोपी बेसिकली हर सिस्टम की बढ़ती जा रही है, लेस प्रोबेबल से मोर प्रोबेबल स्टेट की तरफ कन्वर्जन हो रहा है. और एक रिलेशनशिप हम देते हैं कि एस जो कि एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल होता है स्मॉल के नेचुरल लॉग डब्ल्यू के यहाँ पर क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और डब्ल्यू क्या होता है? थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है. ये 3 वेज में हम एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अगर आ जाता है कि व्हाट इज बेसिकली एंट्रोपी, तो आप तीनों इन डेफिनेशंस को डिटेल में कोट कर देते हैं कि व्हाट इज एंट्रोपी. और डिसऑर्डर के लिए अब बेस्ट एग्जांपल देते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन की, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको डिटेल बता दी है. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एंट्रोपी बेसिकली हम कैसे फाइंड कर लेते हैं. एंट्रोपी चेंज हम देखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में. रिवर्सिबल आपको पता है कि ऐसे जो साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल कहते हैं. और इरिवर्सिबल जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं. इसके कंपैरिजन में 2 टर्म्स और भी यूज़ की जाती हैं. रिवर्सिबल क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं. और इरिवर्सिबल क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस. कहा जाता है जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, दे आर इरिवर्सिबल. अब हम इस कॉन्सेप्ट को एंट्रोपी कैसे एग्जिस्ट करती है इन प्रोसेसेस में इसको समझेंगे. इसको समझने के लिए हम एक वही कॉर्नट हीट इंजन की एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि 2 कंडीशंस हैं. एक सोर्स है टेम्परेचर T1, सिंक है टेम्परेचर T2 पे, हीट एब्जॉर्ब्ड है वो Q2 है और हीट रिटर्न्ड है दैट इज Q1. और एफिशिएंसी एज यू नो दैट प्रीवियसली हमने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होती है? Q2 माइनस Q1 ओवर Q2 के, और T2 माइनस T1 ओवर T2 के. अगर हम मजीद इसको सॉल्व करें, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस Q1 ओवर Q2 इक्वल
टू 1 माइनस T1 ओवर T2। 1 माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा Q1 ओवर Q2 इक्वल टू T2 ओवर T1। अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो Q1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू Q2 ओवर T2 आ जाएगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें तो हम ये कह सकते हैं Q ओवर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट जो है वो सराउंडिंग से लॉस हो रही है, तो वहां पर हमारे पास क्या आ जाता है Q1 ओवर T1 हम क्या ले लेते हैं माइनस ले लेते हैं। माइनस का आ जाएगा इफ वी कंसीडर Q1 एज द हीट अब्सॉर्ब एट T1, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस Q1 ओवर T1 आ जाएगा। अगर हम इसको इक्वेशन को रीअरेंज करें तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको समराइज कर सकते हैं कि जितनी किसी सिस्टम के अंदर हीट है उसका सम डिवाइडेड बाय जितने टेम्परेचर हैं उनका सम, इनका जो रेशो होता है दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास एक एंट्रोपी की अब यहाँ पर एक रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस कंसीडर करते हैं। कार्नट साइकिल है, कार्नट साइकिल में सपोज यहाँ पर छोटे छोटे इनफाइनेटली स्मॉल चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक टर्म आ रहा है A टू B चेंज आ रहा है हीट और दूसरा B टू A जा रहा है। अगर इसको हम देखें तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास जो फाइनल कंडीशन है दैट इज B और इनिशियल कंडीशन है दैट इज A। तो आपके पास क्या आ जाएगा A टू B में जितने हीट चेंजेस हुए हैं वो सारे आ जाएंगे, प्लस आ जाएगा सेकंड स्टेज में क्या आ जाएगा A टू B में जितने चेंजेस और दूसरे में B टू A में जितने चेंजेस हुए हैं दोनों को सम करेंगे दैट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसके चेंजेस जितने हो रहे हैं उसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास Q ओवर T A B आ गया इज इक्वल टू माइनस Q ओवर टू B A को Q ओवर T B A के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें हम इंडिकेट करेंगे फर्दर हमारे पास क्या प्रोसेस होता है। अब इसके बाद आता है कि इसमें जो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि A टू B और B टू A में, तो कहा जाता है कि ये हमारे पास एक कंक्लूजन ये निकलता है कि S बेसिकली जो एंट्रोपी होती है ना दैट इज चेंज इन Q ओवर T। तो वी कैन से दैट S इन A माइनस एस बी इज इक्वल टू Q ओवर T आ गया और एस ए और एस बी का डिफरेंस क्या होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा S के इक्वल आ जाता है। यहीं पे फिर एंट्रोपी की जितनी हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी स्टार्ट में कि ये क्या है, बेसिकली एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है और ये एक स्टेट फंक्शन है, इसकी क्या यूनिट्स हैं यहाँ पर वो दोबारा चीज़ें आ रही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए एंट्रोपी बेसिकली क्या है तो डेल्टा एस अगर एक ह्यूज सिस्टम की बात कर रहे हैं इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, अगर एक ऐसा प्रोसेस है जो साइकिल में एग्जिस्ट कर रहा है डिवाइडेड बाई टी, और अगर बहुत स्मॉल चेंज है तो डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी के इक्वलेंट होता है। अब हमारा टॉपिक आता है कि एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम कहते हैं कि किसी भी आपने एक याद रखना है कि कहीं भी जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है ना वो किसके इक्वल होता है, एस जो सिस्टम का आपके पास आता है टोटल आपके पास आता है दैट इज इक्वल टू एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में जितनी एंट्रोपी होती है इसका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू टोटल एंट्रोपी चेंज, जिसे हम एस टी भी कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश करूंगी उसमें। अब देखिए जैसे अगर हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर कंसीडर करें कि हीट एब्जॉर्ब्ड है एंड लॉस्ट बाय द सराउंडिंग है। तो सिस्टम क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिस्टम की एंट्रोपी किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू रिवर्सिबल ओवर टी प्लस में आ जाएगी, और सराउंडिंग की एंट्रोपी किसके इक्वल आ जाएगी क्योंकि सिस्टम लूज कर रहा है तो लॉस हमेशा माइनस से इंडिकेट किया जाता है तो वो आ जाएगी माइनस क्यू रिवर्सिबल ओवर टी के। तो जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ओवरऑल एंट्रोपी क्या आ जाएगी, जीरो के आ जाएगी। तो यही बात कह रहे हैं कि जो एंट्रोपी चेंज होती है आइसोलेटेड सिस्टम की वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। और हमेशा ऐसे प्रोसेस जो रिवर्सिबल होते हैं उनकी टोटल एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल आ जाती है, जीरो के इक्वल आ जाती है। इसके बाद आता है कि एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसी होती है। इरिवर्सिबल वो जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं, हीट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम हॉट एंड का टेम्परेचर सपोज कर लें T2 है और कोल्ड एंड जो है उसका टेम्परेचर T1 है, तो वो क्या किसके इक्वल होगी, एस टोटल विल बी इक्वल टू, अब हीट जो है वो हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जा रही है तो हायर वाला जो होगा वो हीट क्या करेगा, वो इवॉल्व करेगा तो वहाँ पे माइनस आएगा, डिक्रीज आएगा, और जो एब्जॉर्ब करेगा वो प्लस के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की
की जो एंट्रोपी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/T1 माइनस T2 भी लिखा जा सकता है, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं क्लासियस इनइक्वालिटी भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि यही हमारे पास कॉर्नर साइकिल का भी था कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होते हैं ना, जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनकी हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। यानी जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, जितने भी नेचर में प्रोसेस हो रहे हैं, उनकी वजह से डिसऑर्डर बढ़ रहा है, उनकी वजह से एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो हमेशा ग्रेटर देन सराउंडिंग की एंट्रोपी के हो जाएगी। यहाँ अब हम एक प्रोसेस कंसीडर कर लेते हैं कि इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस को अगर हम कंसीडर करना चाहें तो क्या हम कह सकते हैं इसको कि चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कुछ बुक्स में ना आपको इंटरनल एनर्जी ई से इंडिकेटेड मिलेगी, कुछ में आपको यू से मिलेगी। या जिस बुक से मैंने लिया वहाँ पे इंटरनल एनर्जी को यू से इंडिकेट किया हुआ, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना। इक्वल टू जीरो आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के मुताबिक हमारे पास जो चेंज इन हीट होगा डी क्यू होगा, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो, क्योंकि हीट ना तो ट्रांसफर हो रही है सिस्टम से ना सराउंडिंग से। सो सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो आपके पास सिस्टम की एंट्रोपी होगी दैट विल बी इक्वल टू आर एल एन V2/V1 भी आ जाएगी अगर हमारे पास वॉल्यूम ग्रेटर देन V1 है। तो टोटल एंट्रोपी जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू डी सिस्टम प्लस जीरो, और ये हमेशा क्या होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर हम कंक्लूड ये करना चाह रहे हैं कि एंट्रोपी किसी भी ऐसे सिस्टम की जो यूनिडायरेक्शनल है दैट इज स्पॉन्टेनियस हमेशा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ एक और आता है कि हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड रिजर्वायर। सो हम कह सकते हैं सोर्स की जो हीट है दैट विल बी माइनस डी क्यू ओवर T2, वही बात जो हमने ऊपर की है। और सराउंडिंग की क्या है, दैट इज DQ/T1, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो टोटल जो आएगी दैट विल बी एस टोटल विल बी इक्वल टू DQ1/T1 माइनस 1/T2। एक तरह से ना रेपिटेशन है इसी जो हमने शॉर्ट सी डेरिवेशन की है, यहाँ पर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके किया गया है कि जब हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो रिवर्सिबल है तो उसकी टोटल एंट्रोपी किसके इक्वल होगी। सो कहा यह जाता है कि अगर बिकॉज सोर्सेज आर ऑलवेज एट हायर टेम्परेचर देन सिंक, तो हमेशा क्या होती है, टोटल जो एंट्रोपी होती है वो पॉजिटिव होगी फॉर श्योर। वो कभी भी यानी लेस देन जीरो नहीं होगी, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। प्रूविंग दैट हीट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अकर्स थ्रू अ नेट एंट्रोपी इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होता है किसी चीज का बढ़ना, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जितना हमने नॉलेज अटेन किया एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से, तो इस पे हमारे पास एंड पे जो कंक्लूजन आता है ना वो ये आता है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनकी एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होती है। जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनकी एंट्रोपी इक्वल टू जीरो होती है। और अगर हम कहें कि एंट्रोपी लेस देन जीरो होगी, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। कभी भी चीज़ें ऑर्डर की तरफ नहीं जा रही, वो हमेशा डिसऑर्डर की तरफ जा रही हैं। या तो ऑर्डर होगा ही नहीं, या फिर ऑर्डर यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर जीरो, हमारे पास डिसऑर्डर जीरो होगा या फिर डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा जो है वो ऑर्डर की तरफ चीज़ें जा रही हैं। इसके अलावा एक टॉपिक आपकी ना बुक में आपको मिलेगा क्लासेस इनइक्वालिटी के नाम से। है यही बातें जो हमने पढ़ी हैं, बट हम इसको एक अलग से कर लेते हैं। शॉर्ट टॉपिक में अगर आ जाए तो आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो क्लासेस इनइक्वालिटी यही स्टेट करता है कि किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए द साइक्लिक इंटेग्रल, यानी एक ऐसे प्रोसेस जो साइकिल में प्रोसीड कर रहे हैं फॉर हीट ट्रांसफर फ्रॉम सरफेस टू हीट टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट सरफेस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो कुछ इस तरह से है। इंटेग्रल के ऊपर जो ये सर्कल लगा हुआ है ये साइक्लिक इंटेग्रल को इंडिकेट कर रहा है। चेंज इन द हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमेशा किसके इक्वल होता है, या तो लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो होता है। लेस देन जीरो तो वैसे पॉसिबल नहीं है, ये बाद में इसको प्रूव भी किया गया। और इसको क्लासियस थ्योरम या क्लासियस इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं, क्लासियस नामी साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था। और अगर हम इसको फर्दर कंक्लूड करें तो कहते हैं इन एनी पार्ट ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस द इनइक्वालिटी अप्लाइज एंड साइक्लिक इंटेग्रल इज जीरो। यानी जो साइकिल में प्रोसीड करते हैं वो जीरो के इक्वल होते हैं। इफ द साइक्लिक प्रोसेस is reversible, the equality applies. It is impossible for cyclic integral to be greater than zero. तो ये हमारे लिए आता है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। और फिर इसी की हमने फर्दर आगे दो पार्ट्स में हमने इसको डिस्कस कर लिया, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में हम इसकी कैसे सेपरेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पास्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पर नोट आता है, तो इसको अच्छे से इसी फॉर्म में आपने अटेम्प्ट करना है।